बहुत ज़माने पहले की बात है। किसी जगह पर किसी मुल्क में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम जहांगीर था। बादशाह जहांगीर एक ऐसा सुल्तान था जो सिर्फ एक बादशाह ही नहीं बल्कि वो अपने लोगों को अपनी औलाद की तरह मानता था। वो सिर्फ उन पर हुक्मरानी ही नहीं करता, उनका ख्याल भी करता। उसने अपने मुल्क में ऐसा निज़ाम कायम कर रखा था कि कोई भी भूखा न सोता, कोई भी मजलूम ऐसा न था जिसको इंसाफ न मिला हो, कोई भी यतीम ऐसा न था जिसको सल्तनत की तरफ से मदद न मिली हो। रात के वक्त जब सारा शहर सो जाता, महल की रोशनी धीमी पड़ जाती, तब बादशाह जहांगीर अपनी शाही पोशाक उतारकर आम लोगों जैसे कपड़े पहन लेते। अपने चेहरे पर धूल मिट्टी रगड़ लेते ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए, और फिर वो चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते। कोई उन्हें भिखारी समझता तो कोई गरीब किसान। बाजारों की गलियों से लेकर गरीबों की बस्तियां तक वो हर जगह घूमते, लोगों की बातें ध्यान से सुनते। अगर कहीं पर किसी पर कोई जुल्म हो रहा होता, कोई भूख से तड़प रहा होता, तो बादशाह के दिल में बेचैनी बढ़ जाती। अगले दिन सुबह जब वो अपनी शाही पोशाक पहनकर फिर से अपने तख्त पर बैठते तो उन बातों को याद करते और उन लोगों को इंसाफ देते जिन्हें उन्होंने रात में जुल्म का शिकार होते देखा था। रियाया सिर्फ इतना जानती थी कि उनके बादशाह बहुत ही रहमदिल हैं, लेकिन कुछ खास वफादार मंत्री जानते थे कि बादशाह रात के वक्त भेष बदलकर शहर की गलियों में घूमते हैं और अपनी रियाया के दुख दर्द को समझते हैं। ये सिर्फ उनके हुकूमत करने का तरीका नहीं था, बल्कि इस तरह वो लोगों के दिलों पर भी राज करते थे। उनकी हुकूमत सिर्फ तख्त और रियाया पर नहीं थी, बल्कि उनकी हुकूमत रियाया के दिलों में थी। एक रात बादशाह जहांगीर रोज की तरह शहर की गलियों में भेष बदलकर घूम रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, घरों में चिराग बुझ चुके थे। हर गली हर मोड़ पर बादशाह की नजर थी कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कोई मजबूर तो नहीं, किसी पर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा। अचानक बादशाह जब एक अंधेरी गली से गुजर रहे थे, उनके कानों में एक हल्की आवाज पड़ी। उनके कदम खुद ब खुद रुक गए और वो बहुत गौर से उन आवाजों को कान लगाकर सुनने लगे। गली के एक कोने में 4 लोग बड़े खुफिया तरीके से आपस में बातें कर रहे थे, जैसे कोई मंसूबा बना रहे हों। बादशाह धीरे धीरे उनके करीब गए और छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। वो चारों असल में शहर के सबसे शातिर और चालाक चोर थे और वो नए तरीके से चोरी करने का मंसूबा बना रहे थे। एक आदमी ने कहा, जो सबसे चालाक था और सबसे ज्यादा समझदार भी लगता था, धीमी आवाज में बोला, हमें इस बार बहुत ही चालाकी से काम करना होगा। पिछली बार हमसे थोड़ी चूक हो गई, लेकिन इस बार हमें कोई भी सुराग नहीं छोड़ना है। दूसरे ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, इस शहर में सबसे अमीर सौदागर का सारा माल हमारी झोली में होगा, बस हमें सही वक्त का अंदाजा लगाना है। तीसरे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और कहा, जरा धीरे बोलो, मैंने सुना है कि शहर में बादशाह ने अपने जासूस फैला रखे हैं, और तो और पता नहीं वो खुद भी किसी गरीब मजदूर के भेष में घूमता रहता है। तब दूसरे चोर ने हंसते हुए कहा, अरे भला बादशाह हमारा क्या कर लेगा, वो तो महल में बैठा हुआ ऐशो आराम की जिंदगी गुजार कर रहा होगा। हमें तो बस एक मौका मिलना चाहिए, फिर हम बादशाह के सिपाहियों को भी चकमा दे सकते हैं। बादशाह जहांगीर उनकी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि यही चारों चोर हैं जो शहर में हंगामा मचाए हुए हैं, आतंक मचाए हुए हैं। मगर सवाल ये था कि इन्हें किस तरह पकड़वाया जाए। रात गहरी होती जा रही थी। गली पूरी तरह सुनसान थी, लेकिन दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बादशाह अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। उसने अपनी कमर सीधी की और चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और धीरे धीरे उन चोरों के करीब जाने लगे। वो ऐसे चलने का नाटक करने लगे जैसे कोई आवारा इंसान या फिर किसी दूसरे शहर का कोई अजनबी मुसाफिर हो। जब बादशाह उन लोगों के पास पहुंचे तो जानबूझकर खांसते हुए बोले, अरे भाइयों, यहाँ क्या हो रहा है? रात के इस वक्त इस सुनसान गली में खड़े होकर क्या कोई शिकार पकड़ने की तैयारी हो रही है? अचानक अंधेरे में किसी अजनबी आदमी की आवाज सुनकर वो चारों चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक साधारण सा आदमी है जो मैले कुचैले कपड़ों में लिपटा हुआ है, तो वो बेफिक्र हो गए। पहला चोर, जो उन सब का सरदार था, आंखें चढ़ाकर बोला, तू कौन है बे, और क्या लेना देना, हम कौन हैं, क्या करने वाले हैं? बादशाह जहांगीर हल्के से मुस्कुराए और अपने फटे पुराने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोले, अरे भाइयों, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। कौन कहता है कि सिर्फ तुम ही इस शहर में उस्ताद हो? मैं भी बरसों से यही काम कर रहा हूँ, बस किस्मत कुछ ढीली पड़ गई थी, वरना इस वक्त किसी शाही महल में आराम कर रहा होता। दूसरे चोर ने शक भरी नजरों से पूछा, अच्छा तो फिर बताओ कि अब तक कौन कौन से बड़े काम किए हैं?
बादशाह ने सर हिलाया और गहरी सांस लेकर बोला, बड़े काम तो नहीं बताऊंगा, मगर इतना कह सकता हूं, मैंने ऐसे ऐसे बड़े शिकार किए हैं कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। एक बार तो मैंने शाही खजाने पर भी हाथ साफ करने की सोची थी, लेकिन उस वक्त पकड़ा गया। दूसरा चोर हंसते हुए बोला, वाह शाही खजाना, तू तो कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान भरता है। दूसरे चोर ने जोरदार ठहाका लगाया और बोला, अगर तू इतना बड़ा चोर है तो इसका सबूत दे। बादशाह ने बड़ी चालाकी से उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, भाई सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात तुम लोग मुझे अपने काम में शामिल कर लो तो मैं तुम्हें अपनी काबिलियत दिखा दूंगा। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ देर चुप्पी रही। फिर दूसरे चोर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आज रात तुम्हारा इम्तिहान होगा। अगर तुम इस पर खरे उतरे तो तुम हमारे साथ जाओगे, वरना अपनी जान की खुद फिक्र करना। बादशाह ने सर हिलाते हुए कहा, तो मैं इसे पक्की बात समझूं। अब तक बादशाह ने अपनी पहचान बड़ी चालाकी से छुपा रखी थी। उसने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा भाइयों, जब मैं तुम्हारा साथी बनने वाला हूं तो मुझे जानना चाहिए कि तुम लोगों में ऐसी कौन सी खासियत है जिससे तुम इतनी बेफिक्री के साथ चोरी करते हो। पहले चोर ने सबसे आगे बढ़कर कहा, मेरे अंदर एक खास बात है, मैं किसी भी जगह खड़े होकर सिर्फ सूंघकर बता सकता हूँ कि सोना, चांदी, हीरे, मोती, कीमती खजाना कहाँ छुपा हुआ है। बादशाह ने हैरान होकर कहा, वाह, बहुत अच्छी खासियत है। अब दूसरे चोर ने घमंड से कहा, मैं जानवरों की बोली भी समझ सकता हूँ। बादशाह ये सुनकर और भी हैरान हो गया। अब तीसरा चोर बोला, मैं बिना चाबी के कोई भी ताला खोल सकता हूँ। अब बारी थी चौथे चोर की। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी सबसे बड़ी खासियत यह है, मैं एक बार किसी आदमी को अंधेरे में देख लूं तो उसे दोबारा पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। चाहे वो अंधेरे में कितनी भी छिपने की कोशिश करे, मेरी आंखें उसे फिर भी पहचान लेंगी। चौथे चोर ने घमंड से कहा। बादशाह हैरानी से बोला, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम रात में किसी को देख लो तो वो सुबह चाहे कितनी भी छुपाने की कोशिश करे, वो उसे पहचान लोगे। चौथा चोर मुस्कुराया और हाँ में सर हिला दिया। अब बादशाह समझ चुका था कि ये चारों चोर न केवल हुनरमंद हैं बल्कि बेहद चालाक भी हैं। लेकिन साथ ही बादशाह जहांगीर के दिल में एक ख्याल आया। उनके दिल में एक मंसूबा बन चुका था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो इसका मतलब हमारी टोली अब बहुत ही जबरदस्त हो गई है। अब बताओ, आज रात किसको निशाना बनाना है। चारों चोर बादशाह की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने अपनी अपनी खासियत बादशाह को बता दी थी, मगर उनकी आंखों में एक सवाल था। चौथे चोर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अच्छा, हम सब ने तो तुम्हें अपनी अपनी खासियत बता दी, मगर तुमने अभी तक कुछ भी न बताया। तुम भी बताओ, तुम्हारे अंदर कौन सी खासियत है। बादशाह ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, भाइयों, मेरे अंदर जो खासियत है वो सबसे अलग और अनोखी है। अगर कभी हम किसी मुसीबत में फंस जाए या पकड़े जाएं, तो मेरी आंख के एक इशारे से न सिर्फ हमारी सजा टल सकती है बल्कि हमारी जान भी बच सकती है। चारों चोर ये सुनकर चौंक गए। पहले ने हैरानी से पूछा, क्या सिर्फ नजर के इशारे से सजा माफ हो सकती है? ये तो बड़ी कमाल की खासियत है। इसका मतलब अगर हम चोरी करते हुए पकड़े भी जाएं तो बच सकते हैं। तभी उनमें से एक बोला, भाई, हम सब में सबसे अनोखी और सबसे फायदेमंद खासियत तो तुम्हारे पास है। अगर तुम हमारे गिरोह में आ जाओ तो हमें किसी चीज की कोई फिक्र न रहेगी। एक चोर ने जल्दी से कहा। लेकिन बादशाह के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कुछ देर सोचते हुए कहा, भाइयों, इन छोटी मोटी चोरियों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर अपनी पूरी जिंदगी आराम से बितानी है तो हमें सीधा बादशाह के खजाने पर हाथ साफ करना होगा। वहां हमें इतनी दौलत मिलेगी, फिर कभी जिंदगी में हमें किसी चीज की कमी ना होगी। पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजरेगी। ये सुनते ही चारों चोरों के मन में लालच आ गया। पहला चोर जोश में बोला, वाह, ये हुई न बात। अगर हमें एक ही बार में इतना माल मिल जाए तो दोबारा चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चारों चोर बादशाह के इस मंसूबे पर काम करने के लिए तैयार हो गए। उधर बादशाह अपने दिल में बेहद खुश था कि उसकी चाल में चारों चोर फंस चुके हैं और वो सभी तेजी से महल की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरी और सुनसान गलियों से होते हुए वो महल के बिल्कुल करीब पहुंच गए। तभी एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज सुनकर वो सभी चौंक गए। पहले चोर ने फौरन उस चोर की तरफ देखा जो जानवरों की भाषा समझता था और कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो ये कुत्ता क्या कह रहा है। क्या कहीं कोई खतरा तो नहीं है? उस चोर ने कुछ देर कुत्ते की आवाज सुनी, फिर अचानक उसका चेहरा फीका पड़ने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा डर झलकने लगा। वो कांपते हुए बोला, भाइयों, ये कुत्ता तो बेहद ही अजीब बात कर रहा है। पहले चोर ने हैरानी से पूछा, अच्छा, आखिर क्या बात कर रहा है? जल्दी बताओ।
उस चोर ने घबराई हुई आवाज में कहा, ये कुत्ता कह रहा है कि तुम्हारे साथ इस वक्त जो ये 5वां आदमी चल रहा है, ये इस मुल्क का बादशाह है। जैसे ही उसने कुत्ते की बात बताई, एक पल के लिए सब हैरान रह गए और वे घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन तभी अचानक दूसरा चोर जोर से हंस पड़ा और बोला, तू ये क्या बकता है? और फिर चारों चोर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे बादशाह, क्या कोई भिखारी है जो इतनी रात में अंधेरी गलियों में घूमेगा? वो तो इस वक्त अपने मखमली गद्दों पर आराम कर रहा होगा और तू कह रहा है कि वो हमारे साथ चोरी करने आया है। उनमें से एक ने कहा, भाई, लगता है इस बार तुमसे कुत्ते की बोली समझने में कोई गड़बड़ी हो गई है। उस चोर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, भाइयों, मैं तो वही बता रहा हूं जो कुत्ता कह रहा था। शायद उसने ये बात किसी और के लिए कही होगी। तब बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, मुझे तो लगता है कि ये कुत्ता भूखा है। जब पेट खाली हो तो दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। हमें इन बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने असली काम पर ध्यान लगाना चाहिए। सबने उसकी बात से इत्तेफाक किया और आगे बढ़ने लगे। बादशाह मन ही मन बहुत खुश था कि उसका प्लान कामयाब हो रहा था। चारों चोर अब बादशाह के महल में दाखिल हो चुके थे, लेकिन किसी के मन में डर न था, बल्कि उनकी आंखों में लालच था। जैसे ही वे महल के अंदर पहुंचे, पहला चोर एक पल के लिए रुका, जमीन की मिट्टी को सूंघा और मुस्कुराते हुए बोला, खजाना अब ज्यादा दूर नहीं है, इसकी खुशबू इसी तरफ से आ रही है, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद सभी चोर उसके पीछे पीछे चलने लगे। महल की गलियों को पार करते हुए वे खुफिया रास्ते से खजाने वाले कमरे के बाहर पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा और मजबूत दरवाजा था, जिस पर एक भारी ताला लटक रहा था। तब उस चोर ने आगे बढ़कर, जो किसी भी ताले को बिना चाबी से खोल सकता था, अपनी जेब से एक पतली सी तार निकाली और ताले में डाल दी। उसकी उंगलियां बड़ी सफाई से घूमने लगीं और पलक झपकते ही ताला खुल गया। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, देख, मेरे इस हुनर के आगे कोई ताला टिक नहीं सकता। वे सभी दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही उनकी आंखें चौंधिया गईं। चारों ओर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और बेशुमार दौलत बिखरी हुई थी। तभी एक चोर बोला, भाइयों, अब ये सारी दौलत हमारी हो चुकी है। अब हम सारी जिंदगी ऐश आराम से काटेंगे। इसके बाद सभी चोर अपने अपने कामों में लग गए। उन्होंने सोने की अशर्फियां झोलियों में भर लीं। वे सोच रहे थे कि अब उन्हें जिंदगी भर कोई भी काम करने की जरूरत ना पड़ेगी। बादशाह अभी उनके साथ ये काम कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल मुस्कुरा रहा था। फिर चारों चोरों ने लूटमार का सामान बांट लिया और एक हिस्सा बादशाह को भी दिया। उन्होंने कहा, लो भाई, ये तुम्हारा हिस्सा है। तुम भी हमारे साथ आए थे, इसलिए तुम्हें बराबरी का हिस्सा मिलेगा। लेकिन बादशाह ने थैली लेने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं दोस्तों, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं तो बस यूं ही तुम्हारे साथ आ गया था। पहला चोर हैरान होकर बोला, भाई, इतनी दौलत कौन ठुकराता है? लेकिन बादशाह मुस्कुराकर बोला, दोस्तों, लगता है मेरी किस्मत में आज ये दौलत नहीं लिखी थी। इसे भी तुम अपने हिस्सों में बांट लो। चारों चोर ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कंधे उचकाकर सोचा, हमें क्या, अगर ये अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं, इसका हिस्सा भी हमें ही मिल जाएगा। इसके बाद वे जल्दी जल्दी अपनी अशरफियां गिनने लगे। बादशाह अचानक उनके पास गया और उनके नाम और पते पूछने लगा। उसने कहा, अगर मैं कभी कोई चोरी का प्लान बनाऊं तो तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। बादशाह ने पहले चोर से पूछा, भाई, तुम अक्सर कहाँ मिलते हो? पहले चोर ने जवाब दिया, मैं तो बाजार के पास वाली सराय में रहता हूं। अगर फिर से कोई बड़ा हाथ मारना हो तो वहीं आ जाना। इस तरह बादशाह ने एक एक करके उन चारों से उनके नाम और ठिकाने पूछ लिए। चारों इस बात से अनजान थे कि जिसे वे अपना साथी समझ रहे थे, वो दरअसल इस मुल्क का बादशाह था। इसके बाद वे सभी महल से बाहर निकल गए। चारों चोर अपने अपने ठिकानों पर चले गए, जबकि बादशाह अंधेरी गलियों से होता हुआ अपने महल की तरफ बढ़ गया। उसे तसल्ली थी कि उसका मंसूबा सही दिशा में काम कर रहा था। उसने चोरों को सजा देने की बजाय उनकी खासियत की तरफ ध्यान दिया। वो सोचने लगा, ये लोग भले ही चोर हैं, लेकिन इनके अंदर बेमिसाल खासियत है। अगर इन खासियतों का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये मेरी सेना के सबसे बेहतरीन सिपाही बन सकते हैं। वो सोचने लगा कि पहला चोर जिसकी नाक सोने चांदी को सूंघ सकती है, अगर उसे मैं अपनी खजाने की हिफाजत का जिम्मा दे दूं तो मेरे खजाने को कोई भी हाथ न लगा सकेगा। जो चोर हर ताले को खोल सकता है, वो हमारे दुश्मनों के किले में घुसकर एक बेहतरीन जासूस बन सकता है। तीसरा चोर जो जानवरों की भाषा समझता है, अगर वो हमारे शाही घोड़ों और हाथियों की देखभाल करे तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा।
चौथा चोर जिसकी नजर अंधेरे में भी देख सकती है, अगर वो मेरे महल में चौकीदारी कर रहे पहरेदारों का मुखिया बन सकता है। बादशाह दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर हमने इन चारों को पकड़कर कैदखाने में डाल दिया तो उनकी सभी खासियत बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन अगर इन्हें सही रास्ते पर डाल दिया जाए तो ये मेरे लिए बेशकीमती तोहफा बन सकते हैं। इस बात के जहन में आते ही उसने पक्का इरादा कर लिया और फिर वो अपने महल की तरफ चल दिया। उसने फैसला कर लिया था कि वो उन चोरों को सजा नहीं देगा बल्कि उनकी जिंदगी बदल देगा। सुबह का सूरज निकला तो पूरे शहर में हंगामा मच चुका था। खबर फैल गई थी कि बादशाह के महल से खजाना लूट लिया गया है। सभी मंत्री, सलाहकार, दरबारी, वजीर महल के दरबार में जमा हो गए। हर तरफ बेचैनी थी और हर कोई अपना अपना मशवरा दे रहा था। किसी ने कहा यह जरूर बाहर से आए किसी गिरोह का काम है, इसलिए पूरे बाजार और शहर में छानबीन करनी चाहिए। किसी ने कहा कि इसमें महल का ही कोई इंसान शामिल है। दरबार में हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, मगर असली जवाब किसी के पास न था। बादशाह अपने तख्त पर बैठे खामोशी से ये सब सुन रहे थे। अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और कहा, मुझे अपने शहर के बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं जानता हूं ये चोरी किसने की है। वे चोर इस वक्त कहाँ हैं? बादशाह की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और सिपाही हैरानी से बादशाह की तरफ देखने लगे। एक वजीर ने झुककर पूछा, जहांपनाह, क्या सच में आपको ये पता है? तब बादशाह जहांगीर ने कहा कि हाँ, मुझे उन चोरों के नाम भी पता हैं। ये सब सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाकर हुक्म दिया कि हर चोर अपने अपने ठिकाने पर मिलेगा। उन्होंने पता बताया और कहा कि उन लोगों को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ, मेरे सामने हाजिर करो। इतना कहकर बादशाह ने उन्हें उन चारों चोरों के पते और ठिकाने पर सिपाहियों को भेजा। सिपाही तुरंत हरकत में आए और अलग अलग शहरों से उन चोरों को पकड़ लिया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वे उन सबको लेकर दरबार में आए। अब चारों चोर दरबार में रस्सियों से बंधे खड़े थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और वे हैरान थे कि उनके नाम और ठिकाने तक बादशाह कैसे पहुंच गए। बादशाह अपने तख्त पर बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अचानक वो चोर जो अंधेरे में देखे गए इंसान को भी परखने की पहचान की खासियत रखता था, उसने बादशाह के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर घूरने लगा, जैसे उसने किसी बहुत बड़ी पहेली को हल कर लिया हो। कुछ ही पलों में उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबराई हुई आवाज में बोला, ये तो वही है। उसके दिमाग में पिछली रात की पूरी कहानी बिजली की तरह कौंध गई और उसने हक्का बक्का होकर अपने साथियों की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, वही चाल, वही आवाज, वही अंदाज और वही चेहरा। ये तो वही आदमी है जो हमारे साथ खजाना लूटने आया था। यानी वो कुत्ता बिल्कुल ठीक कह रहा था कि पांचवा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद बादशाह है। उसकी बातें सुनकर बाकी चोर चौंक गए और दूसरा चोर झल्लाकर बोला, क्या तू पागल हो गया? ये कैसे मुमकिन है कि बादशाह हमारे साथ चोरी करने आए? लगता है तेरा दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है। अगर ये बादशाह होता तो हमारे साथ खजाने तक ना आता और ना ही अपने खजाने को लुटवाता। लेकिन उस चोर की नजरें अभी भी बादशाह के चेहरे पर थीं और उसने अटूट अंदाज में कहा, मैं अंधेरे में जिसे एक बार देख लूं उसे दोबारा नहीं भूल सकता। मैं सच कह रहा हूं, ये हमारा वही पांचवा साथी है। ये कहते हुए उसकी आवाज कांपने लगी। उधर बादशाह अपने तख्त पर बैठे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। दरबार में सन्नाटा था। सभी मंत्री, दरबारी, सिपाही, वजीर, सबकी निगाह बादशाह के चेहरे पर थी। पहला चोर थोड़ी आगे बढ़ा। अब उसकी आंखों में कोई भी शक नहीं था। उसने बादशाह की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत। मैंने कहा था ना कि मैं अंधेरे में जिसे एक बार देख लूं उसे नहीं भूल सकता। कल रात वो आप ही थे। आपने ही हमारी खूबियों को अपनी आंखों से परखा। अब हम भी आपकी खूबी को देखना चाहते हैं। उसकी बात सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। लेकिन तभी बादशाह सलामत जोर से हंस पड़े और उनकी गूंजती हुई हंसी पूरे महल में फैल गई। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई डर। फिर उन्होंने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया। जैसे ही बादशाह ने इशारा किया, सिपाहियों ने उसी वक्त चारों चोरों की रस्सियां खोल दी। पूरे दरबार में खलबली थी कि ये क्या माजरा है। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, इन चारों को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। ये केवल चोर नहीं है बल्कि ये बहुत ही अक्लमंद हैं और इनके पास बहुत ही अच्छी खासियत है। फिर उन्होंने दरबारी वजीरों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कल रात क्या हुआ था।
इसके बाद बादशाह ने उन सबको सारा किस्सा बताया, कैसे वो खुद एक चोर के भेष में उनके साथ चोरी करने गए और उनकी खासियत को परखा और उनके नाम और ठिकानों का पता लगाया। ये सुनते ही सब चोर कांपने लगे और वे बादशाह के कदमों में गिर पड़े और आंसू बहाते हुए बोले, बादशाह सलामत, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचानने में देर कर दी, हमें एक मौका दीजिए, हम हमेशा आपके वफादार बनकर रहेंगे। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग भले ही चोर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो खासियत है वो बेमोल है। अगर तुम्हारी वो खासियत हम अपने मुल्क की भलाई में लगाएं तो तुमसे बढ़कर कोई ना होगा। इसके बाद उन्होंने चारों चोरों को उनकी खासियत के हिसाब से महल में अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी। इस तरह बादशाह ने न केवल चारों चोरों को नई जिंदगी दी और नया रास्ता दिखाया, बल्कि उन चारों को अपने मुल्क में ओहदे भी दिए। वो चोर जो अंधेरे में भी किसी को पहचान सकता था, उसे बादशाह ने महल के पहरेदारों का मुखिया बना दिया, ताकि वो महल में घुसने वाले हर दुश्मन को दूर से ही पहचान सके। दूसरा चोर जो बिना चाबी के ताले को खोल सकता था, उसे शाही खजाने का पहरेदार बना दिया गया। तीसरा चोर जो जानवरों की भाषा समझ सकता था, उसे महल के अस्तबल में काम पर रह रहे नौकरों का मुखिया बना दिया गया। और चौथा चोर जो उन सबका सरदार था और सोने चांदी का पता उसकी खुशबू से लगा लेता था, उसे खोजी दस्ते का मुखिया बना दिया गया, ताकि वो सूंघ कर बेशकीमती चीजों का पता लगा सके। अब चारों चोर जो कभी अपनी चोरी के लिए बदनाम थे, अपनी खासियत की वजह से बादशाह के सबसे खास आदमी बन चुके थे। वक्त बीता और वही चारों चोर बादशाह के सबसे वफादार और करीबी दरबारी बन गए। तो प्यारे दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान की पहचान उसके गुजरे हुए कल से नहीं, बल्कि उसके आज से होती है। जिंदगी में जरूरी नहीं कि हमने कहां से अपनी जिंदगी शुरू की थी, बल्कि हमें कहां पहुंचना है ये जरूरी है। अगर इंसान में सही काबिलियत है और वो उसे सही तरफ लगाए, तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं, हर मंजिल आसान हो जाती है। हर इंसान को दूसरा मौका जरूर मिलता है, जरूरत है सिर्फ उस मौके को पहचानने की और उसका सही इस्तेमाल करने की, जिस तरह उन चारों चोरों ने किया। इसके साथ ही हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन सच्चा और समझदार इंसान वही होता है जो किसी की बुराइयों को नज़रअंदाज करे और उसकी खूबियों को पहचाने और उसे सही राह पर ले आए। कहा जाता है कि किसी के ऐब तलाश करने वालों की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो पूरा खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ जख्म पर ही बैठती है। यानी हर एक इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है, लिहाजा उसकी अच्छाइयों को समझा जाए और उसकी बुराइयों को नज़रअंदाज किया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल जहांगीरी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।